सबसे पहले तो आपके मैं प्रेयर पर आता हूं। आप जो गायत्री मंत्र करते हैं तो इस गायत्री मंत्र में यह कहां से आया? तो वास्तव में यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र है। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो व्यवहार में है उसके बारे में आदमी को जाननी चाहिए। आज ही भगत सिंह का भी जन्मदिन है, जो कि कुछ छूट गया था इन सब लोगों से। तो वो तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भूलने की चीज़ ही नहीं है। और इस पर मैं विस्तृत नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार मैं भी यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भगत सिंह जिस समय बम फेंके असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में, उस समय किस बिल पर बहस चल रहा था? तो जो बिल था वह पब्लिक सेफ्टी बिल था। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था। जिस समय भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकी, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, दो बिल रखे हुए थे। एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। पब्लिक सेफ्टी बिल में प्रावधान था कि किसी भी आदमी को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो सस्पेक्टेड है तो। और इसका सब लोगों ने विरोध किया, और भगत सिंह ने तो इतना विरोध किया बटुकेश्वर दत्त ने कि असेंबली में बम तक ही फेंक दिया। आप लोगों को चूंकि समसामयिक कुछ चीजें बताता हूं अक्सर। मैं शुरू किया था इजराइल फिलिस्तीन, जो कि अभी चल ही रहा है, और मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में मैं लगभग आईएएस का 60% टॉपिक अगर आप सुनना चाहते हो तो असेंबली में कवर कर दूंगा। क्योंकि अब वो 4 पेपर होता है, साल भर में 80% कवर कर दूंगा, लेकिन 20% वैसे हैं जो थोड़ा सा गंभीर होते हैं, वो असेंबली लायक नहीं है। लेकिन आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा, चाहोगे तो वो भी हमसे जान सकते हो। क्योंकि जानना एक प्रक्रिया है और सतत इसमें लगे रहना चाहिए। अभी देखिए, कल मैं खुद बताऊंगा, अपना आउटलाइन बता रहा हूं, क्योंकि आप बीवीएम का एग्जाम भरे हुए हो, तो एंशिएंट पीरियड में साइंस टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट हुआ इस पर बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आपको, चूंकि कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, और कश्मीर में इलेक्शन होना और इतने अच्छे वोटिंग होना ये बहुत बड़ी बात है। जहां 18 to 20% वोट होते थे, क्योंकि कश्मीर एक लंबे समय तक पूरे वर्ल्ड ही, उसी में कश्मीर भी था कि राजा महाराजाओं के द्वारा रूल होते रहा। इसके बाद से डेमोक्रेसी में कुछ खास परिवार आए जो कि लंबे समय तक रूल किए, लेकिन जहां केवल वोटिंग 18 to 20% होते थे। फेमस शायर इकबाल थे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा। उन्होंने लोकतंत्र को जमहूरियत बोलते हैं, तो कहा कि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसानों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। हालांकि उसने इसके लोकतंत्र की बुराई के रूप में कही, क्योंकि जहां इंसान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। लेकिन अब देखिए कि 60% के आसपास घाटी में वोटिंग हो रहे हैं। और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वायलेंस नहीं हो रहा है और इतने अधिक वोटिंग हो रहा है, ये लोकतंत्र की जीत है। जहां एक सर्टेन फैमिली रूल कर रहा था लंबे समय तक, एक बहुत बड़े समाजवादी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कहते थे कि महाराजा और महारानी के दिन चले गए और मिस्टर और मिस्टरानी के दिन आ गए। यही लोकतंत्र की ब्यूटी है, यही लोकतंत्र है। जो वो कहते थे, सही सोशलिस्ट थे वो लोग, रहने वाले थे अकबरपुर आजमगढ़ एरिया के, और उन्हीं का एक कथन था कि महाराजा और महारानी के दिन नहीं रहे और मिस्टर और मिस्टरानी के दिन आ गए। मतलब एक सामान्य आदमी भी, छोटा आदमी भी, अंतिम स्टेयर्स का आदमी भी उतना ही महत्व रखता है इस लोकतंत्र में। तो आपको मैं बता रहा था, आज लास्ट कर दूंगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में और वहाँ के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में। तो जो वेस्ट एशिया का सिचुएशन था, मैं बताया था कि शुरू में जो क्लैश शुरू हुआ वह क्रिश्चियन से और यहूदी के बीच हुआ, और ये लंबे समय तक चलते रहा। लेकिन परिस्थितियां वैसी टर्न ली कि फिर इसमें आकर के ये मुस्लिम वर्सेज
यहूदी हो गया। जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ तो उस समय इस्लाम से इन लोग अच्छा संबंध था। 15 से लेकर के 19 सेंचुरी तक वहाँ ऑटोमन एम्पायर रहा, और ऑटोमन एम्पायर के बाद से जब वहाँ ऐसा दौर आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ट्रीटी जो हुई, तो ऑटोमन एम्पायर से हट करके वो जगह आ गया ब्रिटेन के पास। जो जेरूसलम था वो ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, और ब्रिटेन ने वहाँ पर रूल करना शुरू किया। और अब ये कि ये तो इस कम्युनिटी के लोग हैं जो कि लंबे समय तक कष्ट झेले हैं। इनका टेंपल तोड़ दिया गया, इनके घर से हटा दिया गया, अपने देश से हटा दिया गया। किसी भी अगर यहूदी से आप मिलोगे, जीवन में कहोगे तुम्हारा प्रॉमिस लैंड क्या है, तो बड़ा भावुक हो जाएगा। जैसे कि हमारे धर्म में कंसेप्ट है कि हम बनारस में मरेंगे तो हमको स्वर्ग होगा, ऐसा माना जाता है पूरे इंडिया में। ठीक उन लोगों में भी यही है कि अगर हम वहाँ जाकर के मरेंगे जेरूसलम में तो हमको स्वर्ग होगा, क्योंकि इसका उनके यहोवा से, उनके ईश्वर से करार हुआ था। और उनके ईश्वर भी वैसे ईश्वर हैं जो कि ईसाई के ईश्वर की तरह माफ़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि टिट फॉर टैट वाले हैं। किसी भी अगर फॉरेन पॉलिसी समझना हो तो उसके रिलीजन को भी समझना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि एन आई फॉर एन आई और टूथ फॉर टूथ, आँख के बदले आँख और कान, दांत के बदले दांत। यही यहोवा का, यही यहूदी का प्रिंसिपल है। इसी ढंग से वो बदला भी लेता है। 1917 में ब्रिटेन में बेलफार डिक्लेरेशन हुआ, और बेलफार ने कहा कि यहूदी के लिए भी एक जगह होना चाहिए जहाँ के वो लोग आराम से रह सके, उनका अपना देश हो। क्योंकि बहुत पहले इनका देश था, लेकिन नए जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस ढंग का डिक्लेरेशन आया ब्रिटेन के ओर से, और धीरे धीरे वहाँ पर इनका पॉपुलेशन बढ़ने लगा। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो वहाँ के जो भी लोग थे, वहाँ का एक बहुत बड़ा मुफ्ती नेता था वहाँ का, यरूशलेम का, वो जर्मनी का साथ दिया था। आज अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर जर्मनी जीतता तो इजराइल नहीं बनता, लेकिन चूंकि ब्रिटेन जीता और ये सारे लोग जीते, इसलिए इजराइल कंट्री बना, और 48 में बना। और उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। जन्म होते ही एक होता है कि बालारिष्ट योग, कि जन्म होते ही बीमारी आ गया। 14 मई 48 को बेन गुरियन के द्वारा इजराइल कंट्री घोषित किया गया। उसी से संघर्ष शुरू हो गया, और साल भर संघर्ष चला, और अगल बगल के जो भी कंट्री थे उन सारे से संघर्ष हुआ। आप सुनते होंगे, देखते होंगे न्यूज में, जो वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक वास्तव में एक वहाँ रिवर है, जॉर्डन का वो रिवर है जिसका पश्चिमी किनारा है। गाजा पट्टी जो है वो मुख्य रूप से पहले वो एरिया था, इजिप्ट का एरिया था। इजिप्ट का एरिया सिनाई का है, गोलन हाइट्स सीरिया का एरिया है, और अभी लेबनान से संघर्ष चल रहा है। इसी में 56 में दूसरा वार शुरू हुआ, जो कि स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन के रूप में वो वार शुरू हो गया। उस समय के वहाँ नेता थे, नासिर थे, अब्दुल नासिर, जो सेना के आदमी थे, गर्म मिजाज वाले आदमी थे। उन्होंने स्वेज नहर को नेशनलाइज किया, और इसको लेकर के वार शुरू हुआ। और इजराइल उस समय भी उनके क्षेत्र को कब्जा किया, और यूएन के इंटरवेंशन के बाद से फिर इजराइल को स्वेज नहर यूज करने का अधिकार मिला, नहीं तो पूरे अफ्रीका होकर के लोगों को ट्रेड करना पड़ता था। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी ढंग से 67 में वार हुआ, और 2 घंटे के भीतर इजराइल ने इजिप्ट के सारे रनवे को ध्वस्त कर दिया। जितने वहाँ मिग विमान थे उनको ध्वस्त कर दिया। उनके लगभग 286 के आसपास जो भी फाइटर प्लेन थे उनको ध्वस्त कर दिया। और लोग सोचते रह गए कि भाई इतनी प्रतिभा, कि इतना कम समय में पूरे मिस्र को बर्बाद कर देना 2 घंटे में, ये उसकी प्रतिभा थी जिस पर लोग आज तक आश्चर्य करते हैं। यह आपके और हमारे लिए भी सीख का विषय है, क्योंकि अंत में लोग एनालाइज यही करते हैं कि जो इजराइल था वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा, और लोग सामान्य रूप से लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत लोग होते हैं कि पढ़ाई वैसे करते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे पढ़ना है, करना है, नौकरी करनी है, IAS बनना है, ये जॉब लेना है। इस रूप में उसने लड़ाई लड़ी थी। फिर 73 में वार हुआ, और सारे वार में वो विजयी रहा। 72 में म्यूनिख ओलंपिक हुआ, उसमें भी उसने अच्छा अंजाम दिया। जो लोग उसमें इन्वॉल्व लोग थे उन लोगों को सजा दिया प्रॉपर।
और मारने के साथ साथ वहाँ पर एक मैं बताया था कि फूलों की टोकरी और एक कंडोलेंस लेटर भेजता था कि हम भूले नहीं हैं, ना हम भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। 76 में जब उसके प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, जो तेल अवीव से प्लेन चला और उसको हाईजैक कर लिया गया और उस फ्लाइट को लेके चले गए लोग युगांडा में लेके चले गए, जहाँ का शासक था ईदी अमीन। देखिएगा आप अगर फोटो उसका टाइप कीजिएगा तो उससे कुरूप आदमी नहीं होता ईदी अमीन से, बहुत ही कुरूप चेहरा है उसका। अकेले में देखिएगा डर जाइएगा आप तो, इतना कुरूप है। लोग उसके बारे में कहते थे कि वो आदमी का मांस तक खाता था, पता नहीं क्या सच्चाई थी। बहुत लंबा हाइट था, हमेशा ही फौजी का ड्रेस में रहता था। और वो चला गया था, बगल में मॉरिशस में कोई बैठक हो रहा था अफ्रीकी देशों का, उसमें गया हुआ था और इजराइल ने अपने 100 कमांडो को भेजा 4000 किलोमीटर दूरी पर। रात में गए, उसके जो भी वहाँ फाइटर प्लेन थे सबको ख़त्म किए, वहाँ मिग प्लेन थे उसको भी ख़त्म किए ताकि हमको कोई पीछा नहीं कर सके। अपने सारे बंधक लोगों को छुड़ाया और जहाँ जो उनके लोग थे, बंधक लोग जो हाईजैकर थे, उनको मारा भी और लेकर के चला आया। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि अभी जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्हीं के भाई थे जोनाथन नेतन्याहू, इन्हीं के भाई थे जोनाथन नेतन्याहू। उनको लास्ट में गोली लग गई और उनको प्लेन में लोग ले लिए, लेकिन रास्ते में ही एक्सपायर कर गए। और वही फैमिली आज वहाँ पर रूल कर रहा है। और एक बहुत बड़ी घटना की जो पेजर में विस्फोट हुआ। हालांकि हिंसा कहीं भी हो ये बुरी चीज़ है, शांति होनी चाहिए, पीस का एक इम्पोर्टेंस है, पीस बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए भी, चाहे आप जब भी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पिछले 75 ईयर से चला आ रहा है और अगले कितने समय तक चलेगा, ईश्वर करे कि जल्दी ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं रहे। वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम या इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब शांति भंग होती है तब पता चलता है कि हाँ शांति का क्या इंपॉर्टेंस है। जब आदमी हेल्थ खोता है तब पता चलता है कि हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज थैंक यू, हैव ए नाइस डे।